Hello everyone, welcome you all to William Science class number 275 NCERT रिकैपिचुलेशन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एवोल्यूशन का पार्ट 4 यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट्स जरूर देखें, तभी ये चीजें आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होंगी। बिकॉज बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये क्लियर रिलेटेड है अपने पिछले वाले वीडियो के साथ में, तो बिल्कुल पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और उसमें हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे अबाउट लेमार्क थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी और अबाउट म्यूटेशंस। नाउ बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी समरी ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अदरवाइज लेमार्क थ्योरी और डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी अपने आप में इतना बड़ा है कि उस पर कंप्लीट लेक्चर लिया जा सकता है, बट हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग केवल एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट से यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लेमार्क थ्योरी। लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने जो बहुत अच्छा खासा इनका देखिए काफी डिटेल्ड थ्योरी है वैसे तो, बट एनसीईआरटी ने लेमार्क थ्योरी में केवल एक ही चीज जो इनका एक ही आइडिया को है जो है वो प्रेजेंट किया, और वो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क ये मानते थे कि लाइफ का एवोल्यूशन, लाइफ में एवोल्यूशन होता है बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी आप जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे वो इवॉल्व होता रहेगा, और जिसको यूज नहीं करोगे वो कुछ टाइम बाद में खत्म हो जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात करें कि आपने लोहार देखा होगा, ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वो क्या करता है दिन भर एक वजनदार हथौड़े से लोहे को पीटता रहता है, तो उनकी जो बाइसेप्स है वो बाइसेप्स कंटिन्यूअसली यूज होती रहती है, तो वो उनकी अच्छी खासी बाइसेप्स का डेवलपमेंट होता है। और केवल आप ब्लैक स्मिथ की क्यों नहीं बात करें, जब हम लोग ज्यादा जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो कुछ टाइम बाद में अपनी बाइसेप्स डेवलप होने लगती है। दैट्स बिकॉज हम लोग उसको कंसिस्टेंटली बाइसेप्स को यूज किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ, यूज करने से ऑर्गन बढ़ता है, बट ये हर बार सही नहीं है। जैसे आप देखो, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमारा हार्ट बीट कर रहा है एट द सेम पेस, ठीक है, और अब तक कर रहा है और करता भी रहेगा, लेकिन हार्ट का साइज इंक्रीज नहीं होता। प्लस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारी आंखों का साइज कभी बड़ा नहीं होता। तो हर जगह पर ये थ्योरी इनकी सही नहीं बैठती लेमार्क की। अब इन्होंने इसी के बेस पे, इस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बेस पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था कि जिराफ का नेक का एलोंगेशन कैसे हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो जिराफ है, जिराफ टॉल ट्रीज को फीड करना चाहते थे, तो टॉल ट्रीज तक, बिकॉज उनकी पहले नेक शॉर्ट थी तो टॉल ट्रीज तक इनका मुंह पहुंच नहीं पाता था, इसलिए वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहे, बार बार यूज करते रहे। इस स्ट्रेचिंग की वजह से इनमें वेरिएशंस आए, और ये वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहे, और कुछ टाइम बाद में इन वेरिएशंस की वजह से जो जिराफ आया उसकी गर्दन काफी लंबी थी और अभी इजीली टॉल ट्रीज पे फीड कर सकता है। एक एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो लेमार्क ये कहना चाहता था कि जिराफ्स के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट किया बार बार टू फॉरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज पे लीव्स खाने का उन्होंने ट्राई किया, जिसकी वजह से वो बार बार जो है अपना नेक को स्ट्रेच करते थे। उनको ये अडेप्ट करना पड़ा, अपनी नेक को एलोंगेट करते रहे वो, ताकि वो अडेप्ट हो सके। और ये जो उन्होंने कैरेक्टर्स एक्वायर किए वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते गए, और कुछ टाइम बाद में जिराफ ने एक्वायर कर लिया ये कैरेक्टर, यानी उन्होंने एक लॉन्ग नेक प्रोड्यूस कर ली। ये लेमार्क ने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, बट ये एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठता। आज के टाइम पे हम लोग इस कंजक्चर पे, कंजक्चर का मतलब होता है एन आइडिया विदाउट प्रूफ, एन आइडिया विदाउट प्रूफ, एन अजम्पशन विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एज कंजक्चर। तो इस कंजक्चर पे हम लोग आजकल बिलीव नहीं कर रहे, तो ये आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इसलिए कर दिया बिकॉज ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जो जिराफ करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया by continuously stretching their neck, but this is not possible. See, if I want to fly, can I fly? I cannot. चाहे मेरा कितना इच्छा हो कि मैं उड़ूं हवा में, बट मैं नहीं कर सकता। तो ये जो चेंजेस आएंगे विद टाइम, एवोल्यूशन होगा, दैट एवोल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूंगा मैं उसी तरह से इवॉल्व होऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से इस थ्योरी और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के इस आइडिया को जो है रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में आए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे हमारे सेकंड वीडियो में।
तो वहां पर एक बार आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन जो वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया था, पहले वो देखो, उसके बाद इस यहाँ पर आओ आप, ताकि उस चीज को और अच्छे से आपको समझाया जा सके। देखो, चार्ल्स डार्विन सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस था बाय थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशंस के ऊपर एक बहुत अच्छा कंप्लीट लिटरेचर लिखा था, और उस लिटरेचर को पढ़ के डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, और उन्होंने उसी के बेस पे अपने काफी आइडियाज डिफाइन किए थे। डार्विन की थ्योरी के जो दो बेसिक आइडियाज हैं वो है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। अभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डार्विन थ्योरी के दो बेसिक आइडियाज क्या हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। मैं इन दोनों कंसेप्ट पे वापस आऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ, मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उस एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको ये दोनों चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। हमने क्या कर रहे हैं, हम ले रहे एक पेटी डिश, और उस पेटी डिश में डाला है मैंने कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम में दो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। यहाँ पर आपको दो कॉलोनीज दिख रही होगी, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। लेट्स से कि ये रेड कलर की कॉलोनी ए है, यानी बैक्टीरिया ए की कॉलोनी है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया ए की कॉलोनी है, इनके लिए जो फेवरेबल मीडियम है वो है मीडियम एक्स। देखो, वी ऑल नो कि जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ करवाते हैं कल्चर प्लेट पे, तब हम लोग जो मीडियम यूज करते हैं वो मीडियम काफी स्पेसिफिक रहते हैं। क्यों स्पेसिफिक रहता है? बिकॉज सर्टेन बैक्टीरिया जो है सर्टेन मीडियम को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और वो मैक्सिमम ग्रोथ वहां पर शो करता है। सिमिलरली यहाँ पर एक और कॉलोनी दिख रही है, एक और बैक्टीरिया की, जो यहाँ पर ब्लू कलर में शो कर रखी है, वो है कॉलोनी बी, और ये बैटरी यूटिलाइज करता है मीडियम वाई को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समझना इस कंसेप्ट को अच्छे से। मैंने क्या किया, एक कल्चर प्लेट लिया, और इस कल्चर प्लेट पे मैंने डाला मीडियम एक्स। तो जब इस कल्चर प्लेट पे मीडियम एक्स रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ कौन शो करेगा, कॉलोनी ए या कॉलोनी बी? तो आप कहोगे इसका कॉलोनी ए। क्यों? क्योंकि कॉलोनी ए जो है आपको ये इस एक्स मीडियम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगी, और इसका होगा ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम रेड कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेगी, बिकॉज बैक्टीरिया ए रेड कलर की कॉलोनीज बना रहा है। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। अब मैं क्या कर रहा हूं कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में इस एक्स मीडियम को मैं रिप्लेस कर दूंगा मीडियम वाई से, मीडियम वाई से। तो जब मैं अब इसको मीडियम वाई से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया ए है, वो इस वाई को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन जो बैक्टीरिया बी, चाहे कम नंबर में ही सही, अभी इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहा है। तो जब इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहा है, तो इस मीडियम पे धीरे धीरे बैक्टीरिया कॉलोनी बी का जो है नंबर इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ पर बी का नंबर इंक्रीज होने लगेगा, और ए का नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो कुछ टाइम बाद में आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखने को मिलेगी ना। अब हुआ क्या, यहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही है जो बेहतर तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ में एडेप्टेशन शो कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट पेपर्ड मॉथ, या हमने बात की थी इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ने व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग्ड मॉथ के बीच में सिलेक्शन किया था। तो कुछ यहाँ पे भी नेचर उसका सर्वाइवल इंक्रीज कर रहा है, जो बेहतर तरीके से एक पर्टिकुलर मीडियम को जो है यूटिलाइज कर पा रहा है। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ जितने अच्छे से अडेप्ट होगे, आपको नेचर उतना ज्यादा सेलेक्ट करता है, उस पॉपुलेशन को नेचर उतना ज्यादा सेलेक्ट करता है। नाउ सी, मैं इसी चीज को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने कल्चर प्लेट में लिया था मीडियम एक्स, ठीक है। तो जब मीडियम एक्स लिया, तो बैक्टीरियल कॉलोनी ए जो है, इनमें जो बिल्ट इन वेरिएशंस थे पहले से, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड इन मीडियम एक्स, यानी इनके पास बैक्टीरियल कॉलोनी ए के पास में बैक्टीरियल कॉलोनी बी, ए और बी, ए के पास में वो वेरिएशंस है जिसकी वजह से वो एक्स को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। बी के पास में वो वेरिएशंस है जिसकी वजह से वो वाई को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। तो बैक्टीरियल कॉलोनी ए में वो बिल्ट इन वेरिएशंस प्रेजेंट है, तो अब वो मीडियम एक्स को अच्छे से यूज करेगा और वो ज्यादा कॉलोनीज बनाएगा एज कंपेयर्ड टू बी।
कुछ टाइम बाद में जब मैं मीडियम एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ मीडियम वाई से, तो कॉलोनी बी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉलोनी ए, बिकॉज कॉलोनी बी के पास में वो वेरिएशंस, वो कैरेक्टर्स हैं जिससे वो वाई को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, लेकिन बी वाले के पास वो कैरेक्टर्स नहीं है जिससे वो वाई को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। सॉरी, ए वाले के पास वो कैरेक्टर्स नहीं है जिससे वो उस मीडियम वाई को यूटिलाइज कर पाए, इसलिए कॉलोनी बी का नंबर बढ़ने लगेगा और कॉलोनी ए का नंबर कम होने लगेगा। और आपको ऐसा लगेगा, अब देखो इन सब चीज में ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है कि किस तरह से आपको पहले रेड बैक्टीरिया दिख रहे थे, रेड कॉलोनीज दिख रही थी, और कुछ टाइम बाद में आपको वहां पर उसी जगह पर मैक्सिमम ब्लू कॉलोनीज दिख रही है। तो जो अब इस पॉइंट पे वहां पर एंटर करेगा उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि एक नई स्पीशी का फॉर्मेशन हो गया है जो है स्पीशी बी, जबकि स्पीशी बी वहां पर पहले से मौजूद थी, स्पीशी बी वहां पर पहले से मौजूद थी, बट बिकॉज वो उस एनवायरमेंट के साथ में यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी प्रॉपरली, इसलिए वो अपने को दिखाई नहीं दे रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी इन द सेंस कि उनका नंबर इतना नहीं था कि हम उसकी तरफ ध्यान दे सके। तो कॉलोनी बी यहाँ पर एक नई स्पीशी की तरह अपीयर करती है। डार्विन ने, देखो इसी तरह से कुछ डार्विन ने जो जिराफ वाला एग्जाम्पल था उसको एक्सप्लेन भी किया था। देखो जैसा इस केस में ए भी प्रेजेंट था, बी भी प्रेजेंट था, नेचर बी को सिलेक्ट कर रहा है जब मीडियम वाई हो, नेचर ए को सिलेक्ट कर रहा है जब मीडियम एक्स हो। जिराफ में देखना, डार्विन ने जिराफ वाला एग्जाम्पल कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि नेचर में शॉर्ट नेक जिराफ भी हैं थे और लॉन्ग नेक जिराफ भी थे, ये दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन हुआ ये कि जो टॉल ट्रीज थे उन टॉल ट्रीज पे केवल लॉन्ग नेक जिराफ ही फीड कर पा रहे थे, शॉर्ट नेक जिराफ फीड नहीं कर पा रहे थे। अब ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज कर पा रहा है, लॉन्ग नेक, तो नेचर ने इसको सिलेक्ट किया, धीरे धीरे लॉन्ग नेक का पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया और शॉर्ट नेक का पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह से डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, है ना। अब ये जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कॉलोनी ए और कॉलोनी बी, ये एग्जैक्ट चीज आप कुछ दिनों में नोटिस कर सकते हो, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको जो रिजल्ट देगा वो कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दे देगा। और ये प्रूफ कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो नई कंडीशंस आई मतलब जब आपने मीडियम चेंज कर दिया और मीडियम रखा हुआ है, तो जो नई कंडीशंस आई सराउंडिंग्स में, उस नई कंडीशन में बी वाली बैक्टीरिया का फिटनेस बेहतर था एज कंपेयर टू ए वाला बैक्टीरिया, इसलिए वो आउट नंबर कर गया, इसलिए उसका नंबर इंक्रीज हो गया। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, नेचर ने सेलेक्ट किया जो ज्यादा फिट था, और ये फिटनेस किस पे बेस्ड है, ये फिटनेस बेस्ड है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स पे। देखो वो जो भी वेरिएशन है, वो जो भी चेंज आपके पास है जो आपको बेहतर तरीके से उस फीड को यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहा है, दैट शुड बी इनहेरिटेबल, दैट शुड बी इनहेरिटेबल। आप सोचो कि कॉलोनी बी वाला जो बैक्टीरिया है उसके पास जो वेरिएशन है जिसे वो वाई को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो अगर वो वेरिएशन इनहेरिटेबल नहीं होता तो जो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं वहां पर वो उस वाई को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो अब उनका आगे नंबर इंक्रीज नहीं होता। इनका जो नंबर इंक्रीज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बिल्ट इन वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया, यानी जिराफ में भी लॉन्ग नेक नेक्स्ट जनरेशन जब पास होती गई तभी वो सरवाइव करते गए। अगर ये लॉन्ग नेक वाला कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंचता तो ये लॉन्ग नेक कैरेक्टर सरवाइव नहीं कर पाता। तो जो भी वेरिएशन होगा दैट शुड बी इनहेरिटेबल, इट शुड हैव अ जेनेटिक बेसिस। इसलिए एनसीईआरटी ने जस्ट नेक्स्ट लाइन लिखी है इसी थ्योरी में कि देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अगर आप चाहते हो कि नेचर आपको सेलेक्ट करे तो आपका वो सिलेक्शन वाला वेरिएशन जो है जेनेटिकल होना चाहिए एंड इट शुड पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। और इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन जरूरी है। नाउ फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। सही बात है, फिटनेस क्या है, फिटनेस आपका अडेप्ट होने की एबिलिटी और नेचर से सिलेक्ट होने की एबिलिटी का एंड रिजल्ट है फिटनेस। So that's how Darwin tried to explain the fitness of the population and how this fitness leads to production of more and more number of progenies, and that's why they outnumbers the previous species and now they appear as the new species. Now
सवाल ये आता है कि सर हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो हमें उसका नतीजा हमें 2 दिन में ही देखने को मिल गया। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैं अगर किसी फिश में करूं या किसी किसी बर्ड में करूं तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऐसा क्यों? या फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में हम बात कर रहे हैं कि सर एवोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। आप देखो, आप आज से 1000 साल पहले के ह्यूमन बींग्स और आज के ह्यूमन बींग्स में भी आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। तो उसके पीछे क्या रीजन है? एवोल्यूशन तब दिखता है आपको जब नंबर ऑफ जनरेशन पास हो बहुत सारी। ऐसा नहीं होगा कि 4 जनरेशन पास हुई और आपको वो वेरिएशन दिखने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी जनरेशन पास होती है तब जाकर आपको कोई वेरिएशन दिखाई देने लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। समझो बैक्टीरिया एक्स की बात कर रहा हूं मैं। इस बैक्टीरिया एक्स को समझो 10 मिनट लगते हैं रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है? यानी आप सोचो अगर ये लेक्चर 1 घंटे का होगा तो इस 1 घंटे को लेक्चर को सुनने के बाद में आप जब उस कल्चर प्लेट की तरफ देखोगे तो करीब 6 जनरेशन इस बैक्टीरिया की पास हो जाएगी। 1 घंटे में इस बैक्टीरिया की 6 जनरेशन पास हो रही है। आप सोचो 2 दिन में कितनी जनरेशन पास होगी और 1 महीने में कितनी जनरेशन पास हो जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि जनरेशन जितनी ज्यादा पास होगी आपको एवोल्यूशन उतना दिखाई देने लगेगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है और ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है ये बैक्टीरिया। उसका रीजन यही है कि बहुत कम टाइम में बैक्टीरिया अपनी नई जनरेशन ले आता है और ये जनरेशन जैसे जैसे पास ऑन होती है एवोल्यूशन होता रहता है और कैरेक्टर्स दिखाई देने लगता है। आप सोचो एक ह्यूमन बींग की 6 जनरेशन पास होने में कितना टाइम लगेगा? केवल 6 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं एक 1 आवर में 1 घंटे में बैक्टीरिया की 6 जनरेशन निकली, ह्यूमन बींग की 6 जनरेशन निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन नहीं दिखाई देता इतना क्लियर, और बैक्टीरिया वगैरह में आपको विद इन मंथ्स आपको जो है एवोल्यूशन दिखाई देने लगता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं करंट सिनारियो की बात करूं तो आपने सुना होगा कि कोविड वायरस म्यूटेट हो रहा है। कोविड वायरस म्यूटेट होता है और नया स्ट्रेन आता जा रहा है। आप 2020 और 2021 के दोनों स्ट्रेन्स को कंपेयर करोगे तो दोनों स्ट्रेन्स डिफरेंट है वायरस के। रीजन कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस में चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये इतना जल्दी इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज उनका रेप्लिकेशन टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उनकी बहुत सारी जनरेशन्स बहुत कम टाइम में पास हो जाती है। तो नए फॉर्म्स का अपीयरेंस का किस रेट पे होगा वो सब डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल या उसके लाइफ स्पेन पर, कि उसकी लाइफ कितने टाइम की है या उसकी लाइफ साइकिल कितनी है, यानी कि कितने कम टाइम में वो रिप्रोड्यूस करता है। वो जितना जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा आपको नए फॉर्म्स उतने जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा डार्विन्स के दूसरे आइडियाज की बात करें तो डार्विन कह रहे हैं कि जैसा हमने अभी कहा था कि जो वेरिएशंस जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होगा वो इनहेरिटेबल होने चाहिए। बिल्कुल, तो सही बात है। अब इनहेरिटेबल वेरिएशंस होंगे तो इनहेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से, उन वेरिएशंस की हेल्प से आप अपने सराउंडिंग्स के रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से जो है यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है ना? अब जिनके पास वो वेरिएशन है केवल वही उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि बैक्टीरिया बी के पास में वाई के लिए, वाई को यूटिलाइज करने का बिल्ट इन वेरिएशन प्रेजेंट है। तो केवल कुछ ही ऑर्गेनिजम्स थे वो जो जिनके पास में वो प्रेजेंट था। अब कि जिनके पास में वो इनहेरिटेबल वेरिएशन प्रेजेंट है केवल वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और वो जितना वो रिप्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा वो प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा, और जितनी ज्यादा वो प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा तो अब उसकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम पहले जब मीडियम एक्स यूज हो रहा था तो आपको पॉपुलेशन जो दिख रही थी वो कैसे दिख रही थी? रेड कलर कॉलोनीज। अब आप कह रहे हो कुछ टाइम बाद में कि आपको ब्लू कलर कॉलोनीज दिख रही है, तो आपका पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए यहाँ पर। और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नए फॉर्म्स अराइज हुए हैं, पर नेचर ने अब उनको सेलेक्ट किया है जिनके पास वो बिल्ट इन वेरिएशंस पहले से मौजूद थे। यानी लेमार्क ने कहा था कि जिराफ जब स्ट्रेच करता था अपनी नेक को तब उसने वो कैरेक्टर डेवलप कर लिया। डार्विन ने कहा था ऐसा नहीं। डार्विन ने कहा था कि केवल वही जिराफ को नेचर ने सेलेक्ट किया जिनका नेक ऑलरेडी लंबा था, और इसलिए शॉर्ट नेक जिराफ जो है वो खत्म हो गए। तो बिल्ट इन वेरिएशंस पहले से ही थे,
अब केवल वही वेरिएशंस वाले अप्रोच ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़े जिन वेरिएशंस की वजह से उनको अपने सराउंडिंग्स में एडेप्ट होने में ज्यादा आसानी दिखी। ना अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि चार्ल्स डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस ऑन एन एसे ऑन पॉपुलेशन। तो उसकी अब बात कर लेते हैं हम लोग। हमने इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा क्लास 12th में। उस इकोसिस्टम में हमने बात की थी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। उसमें हमने कहा था कि एक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली तभी ग्रो करती है जब जब वो मैक्सिमम अपना बायोटिक पोटेंशियल यूज करके रिप्रोड्यूस करे। अब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। आप इमेजिन करो बहुत सारे रिसोर्सेस हो इस प्लेनेट पे, तो कभी भी फूड की जो अवेलेबिलिटी है या स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो उसकी कमी नहीं होगी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नंबर में सरवाइव कर पाएगी। बट ये केवल थियोरेटिकली ही पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली थियोरेटिकली। इसलिए एनसीईआरटी ने बहुत केयरफुली ये लाइन लिखा है कि थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज will grow exponentially if everybody reproduces maximally। यानी हर कोई अगर मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ रिप्रोड्यूस करे तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब समझा देता हूं आपको कि इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1 2 4 8 16, फिर 16 से 32 64, दिस इज एक्सपोनेंशियल growth। But actually this is not possible। why this is not possible? because natural resources are limited। resources limited है। अब जब भी जहां भी रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे वहां पर हमेशा रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन भी होगा। जहां पे रिसोर्सेस लिमिटेड होगा वहां पे हमेशा रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन होगा। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ लो। अगर मैं इस देश में मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कर दूं 50 लाख, 50 लाख की सीट्स कर दूं मेडिकल कॉलेज में, तो बहुत ज्यादा है 50 लाख की सीट्स, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को जो है एक मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, सीट्स आर लिमिटेड। सीट्स लिमिटेड है तब आप स्टूडेंट्स के बीच में क्या है? कंपटीशन। उसी तरह से स्पीशीज को, जितनी भी स्पीशीज है उन सब के लिए नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो उन सब के बीच में उन रिसोर्सेस के लिए हमेशा कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो केवल कुछ ही सरवाइव करेंगे और कुछ को खत्म होना पड़ेगा। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स आर लिमिटेड। कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। किसका सिलेक्शन होगा? उसका सिलेक्शन होगा जो बेहतर है। एनवायरमेंट में भी यही होता है, जब रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है तो जो स्पीशी उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी केवल वही सरवाइव करेगी। और किसके कॉस्ट पे सरवाइव करेगी? उनके कॉस्ट पे सरवाइव करेगी जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यानी उनका लाइफ जाएगा और इनको लाइफ मिलेगा, तो इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, जैसा कि होता है मतलब कि एनवायरमेंट में हमेशा। एंड दैट्स व्हाई इन रियलिटी पॉपुलेशन साइज इज ऑलवेज लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं कि थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करे अगर हर कोई मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे। बट रियलिटी ये है कि पॉपुलेशन साइज हमेशा जो है लिमिटेड रहता है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड देयर विल बी ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन द स्पीशीज फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस। ब्रांचिंग डिसेंट, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक कॉमन डिसेंडेंट से जो इतने सारे प्रोजिनीज आ रहे हैं, उन प्रोजिनीज में से जब कोई एक प्रोजिनी बाकी सबको आउट नंबर करके एक नई स्पीशी का फॉर्मेशन कर देती है तो उसे कहा जाता है ब्रांचिंग डिसेंट। यानी कि अब देखो क्लियर है कि जो इवोल्यूशन हुआ, अब आप उन दोनों जिराफ की बात कर लो। उन दोनों जिराफ चाहे शॉर्ट नेक हो या लॉन्ग नेक हो, उनका जो है एंसेस्टर सेम रहा होगा। बट इनके पास में लॉन्ग नेक वाला वेरिएशन है और इसके पास में शॉर्ट नेक है। एंसेस्टर दोनों का सेम है, बट रिसोर्सेज को ये बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, तो ये आगे धीरे धीरे चलता ये एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गया और ये स्पीशी खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट होना, नीचे की तरफ आना, यानी नई जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसको कहा जाता है ब्रांचिंग डिसेंट। ना सवाल ये उठता है कि लेमार्क ने वेरिएशंस की बात की, डार्विन ने वेरिएशंस की बात की,
लेकिन ये वेरिएशंस का सोर्स क्या है, ये वेरिएशंस आते कहाँ से हैं? वेरिएशंस हैं तभी नई स्पीशीज बन रही है। स्पीशिएशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। रिमेंबर दिस वर्ड, स्पीशिएशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हमने अब तक तो यहाँ पे ये क्लियर कर लिया था कि जब वेरिएशंस आएंगे तो स्पीशिएशन होगा, यानी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। बट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस वेरिएशन, और ये स्पीशिएशन हुआ कैसे? अब चार्ल्स डार्विन के पास इस चीज का क्लियर आंसर नहीं था, उसे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास में कि ये स्पीशिएशन हुआ कब। तब जाकर नाम आया ह्यूगो डी वराइस का। ठीक है, अब ह्यूगो डी वराइस इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे, और इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था म्यूटेशंस। ठीक है, अब ना व्हाट आर म्यूटेशंस, तो एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल सेंटेंस में अगर मैं आपको समझाऊं तो म्यूटेशंस का मतलब होता है लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए तो उसे कहा जाता है म्यूटेशन। बट इट शुड बी सडन, ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे आ रहा हो, ये एक सडन चेंज आएगा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर। अब समझो अगर उस सडन चेंज की वजह से, उस सडन चेंज की वजह से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फायदा हो रहा हो किसी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में, तो वो अपने सराउंडिंग्स में से उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, तो धीरे 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 उनका नंबर बढ़ने लगेगा, और जो पिछली पॉपुलेशन है जो कि अडेप्ट नहीं कर पाई उसका नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसलिए म्यूटेशंस में सडन चेंजेस आते हैं और द डिफरेंसेस आर वेरी लार्ज। डार्विन ने जिन वेरिएशंस की बात की थी वो थे डार्विनियन वेरिएशंस, और ह्यूगो डी वराइस जिनकी बात कर रहे हैं वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या, कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, उनके नंबर में चेंजेस, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से हमने डिटेल में सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जेनेटिक्स वाले सेक्शन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को अच्छे से देखो, आपके म्यूटेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज म्यूटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट ऑफ द जेनेटिकल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ओनली, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो या हीमोफीलिया, ऐसे म्यूटेशंस की वजह से ही है ना। ह्यूगो डी वराइस क्या मानते थे कि म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन एंड नॉट माइनर वेरिएशंस दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। डार्विन ने जिन छोटे छोटे वेरिएशंस की बात की थी उनसे एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एवोल्यूशन पॉसिबल है बड़े चेंजेस से, और ये बड़े चेंजेस हमेशा आएंगे म्यूटेशंस की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखें चार्ल्स डार्विन के वेरिएशंस और ह्यूगो डी वराइस के वेरिएशंस यानी म्यूटेशंस के बीच में डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने जिन वेरिएशंस की बात की थी दे वर स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन ह्यूगो डी वराइस कहते हैं कि म्यूटेशंस हमेशा बड़े बदलाव लाता है और बड़े बदलाव ही नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डार्विन के जो वेरिएशंस थे वो डायरेक्शनल थे, डार्विन के वेरिएशंस डायरेक्शनल है, जबकि म्यूटेशंस आर नेवर डायरेक्शनल। रिमेंबर दे आर ऑलवेज रैंडम। ऐसा नहीं है कि मैं उड़ने की कोशिश करूं, रोज उड़ने की कोशिश करूं तो एक दिन म्यूटेशन होगा और मेरे पंख लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, म्यूटेशंस आर ऑलवेज रैंडम एंड दे आर ऑलवेज डायरेक्शनलेस। डार्विन के वेरिएशंस है बिकॉज स्मॉल चेंजेस हैं, डार्विन के वेरिएशंस में छोटे बदलाव आते हैं, तो इवोल्यूशन हमेशा ग्रेजुअल एवोल्यूशन की तरफ जाएगा। लेकिन म्यूटेशंस में जो एवोल्यूशन होगा वो सडन एवोल्यूशन होगा और एक नई स्पीशी का सडनली फॉर्मेशन होगा। एंड म्यूटेशंस आर नाउ बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशिएशन एंड नॉट डार्विन्स वेरिएशंस। म्यूटेशंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, तो आप उनको बिल्कुल देखो, आपको और भी ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट्स वहां पर क्लियर होंगे ना। डी वराइस ने इन्हीं म्यूटेशन को नाम दिया था सॉल्टेशन, उन्होंने इसको कहा था सॉल्टेशन। मैं आपको ये सॉल्टेशन वर्ड कहाँ से आया मैं वहां पे लेके चलता हूँ आपको। देखो आपने इस तरह का एक वर्ड पढ़ा है नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें आप नर्वस सिस्टम में कहते हो कि जिस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है उनमें होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, जिसमें इम्पल्स जो है आपको जो है कंप्लीट मेम्ब्रेन पे नहीं होकर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होती है, जिसे आप कहते हो नोड्स ऑफ लैनवियर, इसको आप कहते हो सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो बेसिकली सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है कि फटाफट, ठीक है, और बड़े बड़े स्टेप लेना। जैसे इस कंडक्शन में क्या हो रहा है
कि नर्व एक नोड ऑफ रणवीयर से सीधा दूसरे पे पहुंच रहा है इम्पल्स, फिर दूसरा तीसरे से। म्यूटेशंस भी सॉल्टेशन है, यानी कि एक सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशंस होते हैं और उसकी वजह से लार्ज वेरिएशंस आएंगे, जिसकी वजह से होगा स्पेशिएशन। जबकि डार्विन के वेरिएशंस सिंगल स्टेप नहीं, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाला। ह्यूगो डी व्राइस कह रहे हैं कि ये जो बदलाव आएगा वो एक सिंगल स्टेप में ही बदलाव आएगा और ये ही बदलाव स्पेशिएशन कॉज करेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे डार्विनियन वेरिएशंस और म्यूटेशंस के बारे में। देखो मैं ह्यूगो डी व्राइस के जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन और बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किसी और वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे मेरा लिमिटेशन ये है कि मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकता और एनसीईआरटी ने इतना ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बाकी बहुत कुछ है म्यूटेशंस में, प्री एडेप्टिव म्यूटेशंस होते हैं, हार्मफुल पॉजिटिव म्यूटेशंस, बैक म्यूटेशंस, वो सब में से काफी कुछ चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है। कुछ चीजें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप सब लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।